कहानी के पिछले सभी भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ओम मुकेश पर नज़र रखे हुए था। मुकेश जब चाय देना उसके कमरे में आया तो उसने चालाकी से उसके कोट की जेब में माइक्रोफोन डाल दिया था। अब वो उसकी हर बात सुन सकता था। ओम अपना काम कर रहा था कि उसे मुकेश की आवाज़ आई। हाँ जी मौसा जी, वहाँ क्यों? अच्छा ठीक है, हाँ जी समझ गया, मैं आता हूँ। फिर मुकेश ओम के ऑफिस में आया और बोला, सर मुझे छुट्टी चाहिए, वो मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। जाओ जाओ, माँ की सेवा से ऊपर कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ओम फाइल में मुंह उठाए बिना ही बोला। मुकेश जल्दी से निकल गया। ओम ने उसी वक्त किसी को फ़ोन किया। हेलो, वो कहीं जा रहा है, यहाँ से निकल गया है। मुकेश अपनी कार लेकर निकल गया। उसे पता नहीं था कि उसकी कार के नीचे सिड ने एक डिवाइस लगाया था जिससे उसकी लोकेशन उन्हें मिल रही थी। सिड पीटर और डेविड को लेकर अपने ऑफिस से उसके पीछे जाने को निकल लिया। संग्राम और सेरा के जाने के बाद छवि मीना के पास आ गई। मीना उसे देखते ही बोली, आ गई झूठी नंबर 1। अरे मैंने क्या झूठ बोला? छवि ने पूछा। अच्छा जी, तुमने मुझे बताया नहीं, ये संग्राम नहीं, ये तो शरद है, मुझे क्या पता नहीं। मैं इनसे कॉलेज में मिली तो थी, माना कि तुम दोनों की शादी हो गई, पर तू मुझे बता सकती थी कि तूने शरद से शादी कर ली है। मुझे पता है संग्राम तुझे कैसे रखता था, मीना बोली। नहीं यार, तुझे सहस ने शायद बताया ही नहीं कि शरद ही संग्राम है। संग्राम ने वो मार्क्स अपने साथ ये सब करने वालों को पकड़ने के लिए पहना था। उन्हें पकड़ा कर ये अपने असली रूप में आ गए, छवि बोली। सच्ची, ये तो बहुत ही हैंडसम है, तू लकी है, वो पहले तुझे मिल गया, नहीं तो मैंने इसे पटा लेना था, फिर तू देखती रहती, मीना छेड़ते हुए बोली। तू ले लेती तो ले लेती, हमें लड़कों की कमी है क्या? मैं सहस की हो जाती, छवि ने नहले पे थैला फेंका। मीना का पासा उल्टा पड़ गया। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे सहज जैसा हैंडसम कोई भी नहीं है, तू नाराज ना हो बाबा, मीना बोली। नहीं यार, मैं भी मजाक ही कर रही थी, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, भगवान सब ठीक रखना, छवि बोली। हाँ यार, चिंता तो मुझे भी हो रही है, पता नहीं क्या होगा, मीना बोली। हर्ष बताए हुए पते पर अपने मम्मी पापा को लेकर पहुंच गया। गज्जू ने कहा, तुम ये बैग और इन दोनों को यहीं छोड़कर बाहर जाओ, बाहर काली कार में तुम्हें लड़कियां मिल जाएंगी। हर्ष उन्हें छोड़कर बिना पैसे दिए बाहर चल दिया। गज्जू ने दो लोगों को उसके मम्मी पापा को बाहर एक कार में भेज दिया। पैसे तो रख कर जा, गज्जू ने अपने आदमियों को उसे घेरने का इशारा किया और बोला, पहले उन दोनों को सामने लाओ, हर्ष बोला। गज्जू उसके पीछे चल दिया। उसने सामने कार के पास खड़ी दो लड़कियां दिखाई। हर्ष ने उनकी तरफ देखा। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि वो हर्ष को धक्का देकर बैग लेकर उस कार की तरफ भागा जिसमें हर्ष के मम्मी पापा थे। हर्ष उसके पीछे भागा लेकिन उसने कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और कार लेकर चला गया। हर्ष वापस आया तो उसने देखा कि लड़कियां भी कोई और है। हर्ष सिर पकड़कर बैठ गया। उसने संग्राम को फ़ोन किया, सॉरी भैया, सब गड़बड़ हो गया, वो लोग स्कीम खेल गए, उन्होंने कोई और ही दो लड़कियां दे दी हैं और पैसे और उन दोनों को लेकर भाग गए। तू चिंता ना कर, सब ठीक है, तू उन लड़कियों को छोड़कर घर चला जा सहस के पास, वो तुझे सब बता देगा। हम भी काम पर लगे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है, कहकर संग्राम ने फ़ोन बंद कर दिया। हर्ष चुपचाप घर की ओर चल दिया। संग्राम सिड, पीटर और डेविड के साथ मुकेश की कार के पीछे थे। वो लोग दो कारों में थे, एक में संग्राम और पीटर थे और दूसरी में सिड और डेविड। वो बारी बारी कारें आगे पीछे कर रहे थे, इससे मुकेश को शक नहीं हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मुकेश कुछ आगे जाकर एक घर में चला गया। वो लोग कार धीमी करके पीछे ही रुक गए। मुकेश अंदर चला गया। उस घर के आसपास आदमी तैनात थे। वो लोग कार में बैठे अंदर की ओर देख रहे थे। उन्होंने पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी थी। अब अपना काम उन्हें बस भागने नहीं देना है। अब पुलिस को आने दो, उस चाचा को भी अच्छा सबक मिला। वो कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिला। अरे एक कार और आ रही है, कहकर सिड और पीटर नीचे हो गए। इस कार से गज्जू उतरा। वो उन दोनों और बैग को अंदर चाचा के पास ले गया। चाचा लिविंग रूम में मुकेश और रामशरण के साथ सोफे पर बैठा था। उसने गज्जू को देखकर पूछा, आ गया तू? भैया भाभी कहाँ हैं? बॉस आप भी अजीब हैं, मुझसे कहा लड़कियों को लाओ, मैं लेकर आया तो पूछते कि लड़कियां कहाँ हैं।
फिर कहते ये वो लड़कियां नहीं हैं। अब भैया भाभी को लाने को कहा, वो सामने खड़े हैं और आप फिर कह रहे हैं वो कहाँ है। अब ये ना कहना कि ये वो भैया भाभी नहीं हैं, गज्जू बोला। चुप कर बेवकूफ़, ये सच में मेरे भैया भाभी नहीं है। ये किन्हें पकड़ के ले आया, चाचा गुस्से से बोला। पर वो तो इन्हें ही छोड़ गए थे, गज्जू बोला। भैया ये पैसे तो नकली हैं, रामशरण पैसे का बैग खोल कर चेक करते हुए बोला। हाँ मौसा जी, ये पैसे नकली हैं, मुकेश भी पैसे चेक करते हुए बोला। क्या ये सब क्या है, चाचा का पारा और हाई हो गया। वो नकली भैया भाभी की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही उस आदमी को मारने के लिए हाथ उठाया, तभी उसने चाचा का हाथ पकड़ के घुमाया और उसके पीछे आकर उसके सिर पर गन रख दी और बोला, अपने आदमियों से कहो कि सभी अपने अपने हथियार फेंक कर एक लाइन में हमारे सामने खड़े हो जाएं। उसके साथ आई लेडी ने भी गन निकाल ली थी। मुकेश भागने लगा तो वो लेडी बोली, कोई हिलने की कोशिश ना करे, भागने की तो सोचना ही मत। उसी वक्त बाहर से संग्राम सिड और पीटर के साथ अंदर आ गया। बाहर के गुंडे को उन्होंने मार गिराया था। पुलिस भी आ गई थी। चाचा, मुकेश और रामशरण को पकड़ लिया गया। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया काम किया, संग्राम उन दोनों से बोला जो हर्ष के नकली मम्मी पापा बने थे। वो दोनों पुलिस वाले थे। संग्राम, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब तुझे छवि और मीना भी कभी नहीं मिलेंगी, चाचा ने दांत पीसते हुए कहा। चाचा जी, आप अपना ख्याल करो, छवि और मीना का ख्याल हम रख लेंगे, कहकर संग्राम ने पुलिस वालों को उन्हें ले जाने को कह दिया। फाइनली सब सेट हो गया। हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो गया है ना, सिड बोला। क्या इसका मतलब है, पीटर ने पूछा। इसका मतलब है कि हमें ना तो पैसा लगाना पड़ा, ना मार पिटाई ही करनी पड़ी और सब पकड़े भी गए। इसी को कहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, सिड ने समझाया। वो लोग आगे की कार्यवाही पुलिस स्टेशन की तरफ करने के लिए चल दिए। संग्राम ने सहस को फ़ोन किया। हेलो सहस, सब ठीक हो गया है। चाचा, रामशरण और मुकेश के साथ साथ उनके साथी भी पकड़े गए। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, वहाँ जाकर मीना और छवि को घर ले आओ। और हाँ, मीना के घर फ़ोन करके अंकल आंटी को बता देना। अच्छा भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आप एड्रेस भेज दो, मैं और हर्ष भैया जाकर ले आएंगे, कहकर सहस ने फ़ोन बंद कर दिया। सहस ने फ़ोन रखकर हर्ष और ओम को सारी बात बताई। वो दोनों भी खुश हुए। फिर सहस ने मीना के घर फ़ोन किया। नमस्ते अंकल जी, मीना मिल गई है, हम उसे लेने जा रहे हैं। मैं उसे खुद ही घर छोड़ जाऊंगा। शुक्र है भगवान का। मैं आऊं बेटे, मीना के पापा बोले। नहीं अंकल जी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे खुद ही जाकर ले आएंगे, फिर घर खुद ही छोड़ देंगे, सहस ने अपनी बात दोहराई। वो लोग संग्राम के बताए हुए पते पर पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर वो तीनों ही चौकन्ने हो गए। शेरा ने उन्हें अंदर छुपने को कहकर दरवाज़ा खोला। जी आप कौन हैं, शेरा ने उनसे पूछा। हम मीना और छवि को लेने आए हैं। शेरा ने देखा कि लड़के तो अच्छे घर के लग रहे हैं, पर क्या पता यही किडनैपर हों। यहाँ कोई मीना या छवि नहीं रहती, ये मेरा घर है, कहकर शेरा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तीनों हैरान परेशान कि ये क्या हुआ। उन्होंने संग्राम को फ़ोन किया, पर वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। असल में थाने में पूछताछ के वक्त उन्होंने फ़ोन साइलेंट कर लिया था। अब वो तीनों ने बार बार फ़ोन किया, कभी सिड को, कभी पीटर को, तो कभी संग्राम को। कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो घर के बाहर ही गली में खड़े थे। शेरा उन्हें खिड़की से देख रहा था। तब अंदर से छवि और मीना ने धीरे से पूछा, भैया कौन है। पता नहीं, 3 लड़के हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। लगते तो अच्छे घर के हैं, पर कहीं किडनैपर ना हो, इसलिए मैंने कह दिया कि यहाँ कोई नहीं है। वो लोग गए नहीं हैं, अभी बाहर ही खड़े हैं, शेरा पर्दा बंद करते हुए बोला। मैं देखूं कौन है, कहकर उसने पर्दा हटाया तो वो देखते ही खुशी से झूम उठे। अरे छवि, ये तो सहस, हर्ष और ओम है, कहकर उसने भागकर दरवाज़ा खोल दिया। उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो मीना को देखकर सहस भागकर आया और बोला, मीना तुम यहीं हो, भाभी कहाँ हैं, तुम दोनों ठीक हो। हाँ अंदर तो आओ। हर्ष भैया, ओम सर, आइए अंदर आइए। तीनों अंदर आ गए। शेरा उनकी तरफ और वो शेरा की तरफ देख रहे थे। अरे भाभी, आप कैसी हैं, और हमारा छोटू कैसा है, हर्ष ने छवि से पूछा और तीनों ने उसके पैर छुए। मैं ठीक हूँ भैया, छोटू भी ठीक था, छवि शेरा की तरफ देखकर बोली। भैया जी, ये सब अपने ही हैं, ये सहस और हर्ष संग्राम जी के भाई हैं, और ओम उनकी कंपनी में काम करते हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर उन तीनों को बताया, ये शेरा भैया हैं, इन्होंने हमारी यहाँ तक आने में हेल्प की।
तीनों एक साथ शेरा का थैंक यू करने के लिए उसके पास आए। तीनों ने उससे हाथ मिलाया। सहस बोला, आपका हम पर उम्र भर के लिए यह एहसान हो गया। आपने हमारे घर की इज्जत बचाई है, कहकर वो उसके गले लग गया। इसमें एहसान की बात नहीं है साड़े। गुरुओं ने हमें बेबस, लाचार और बेसहारा लोगों की मदद करने की सिखाया है। फिर ये तो मेरी अपनी बहनें हैं, शेरा बोला। भाभी, भैया ने कहा है कि सब पकड़े गए हैं, सो अब मैं आपको घर ले आऊं। चलो चलते हैं, आपको घर छोड़कर मीना को उसके घर छोड़ आएंगे। इसके घर फ़ोन कर दिया है, वो भी वेट कर रहे होंगे, सहस बोला। सहस, ऐसा करो, तुम मीना को उसके घर छोड़ आओ, हम शेरा भैया के ट्रक में अपने घर चले जाते हैं। क्यों, ठीक है ना? हर्ष, छवि बोली। हाँ, यही ठीक है, हर्ष बोला। तब मीना ने छवि और शेरा से विदा ली और सहस के साथ कार में चली गई। हर्ष, ओम और छवि शेरा के ट्रक से जाने के लिए घर को ताला लगाकर निकल पड़े। वो लोग ट्रक के पास आए। माफ़ करना बहन, तेरे भाई के पास कार नहीं है, इस तरह ट्रक में बिठाते शर्म आ रही है। ये इतने सूट बूट वाले ऐसे ट्रक में बैठेंगे? कहो तो मैं टैक्सी करा देता हूँ, शेरा सिर झुकाकर बोला। शर्मिंदगी के कारण उससे सिर उठाया नहीं जा रहा था। भैया, मुझे तो आपके ट्रक में ही जाना है। आज पहली बार मेरा भाई मुझे घर छोड़ने जा रहा है, शान से जाऊंगी, छवि बोली। और आप ये मुंह क्यों लटका रहे हैं? आपके ट्रक हमारी कारों से कहीं महंगा है, तो आप गरीब कैसे हुए? आज हमें भी ट्रक में सफ़र करने का मौका मिलेगा, कारों में तो करते ही रहते हैं, हर्ष बोला। आप में से एक आगे बैठ सकता है, देख लो किसने बैठना है, छवि बोली। आप अकेले ही बैठो, हम दोनों तो पीछे बैठेंगे, कहकर हर्ष ओम के साथ पीछे चला गया। फिर छोटू की हेल्प से वो ट्रक पर चढ़ गए। छोटू ने ट्रक में एक बॉक्स पर बिस्तर रख उनके लिए सोफा बना दिया था। वो दोनों जाकर उस पर बैठ गए। कुछ देर में वो घर पहुंच गए। छवि संभल कर उतर कर अंदर आ गई। घर में आकर उसे शांति मिली। वो अपने कमरे में गई। कमरा आज भी वैसा ही था, एक भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं थी। उसने अलमारी खोली, वो आज भी कपड़ों से वैसी ही भरी थी। उसे यहाँ बिताए सारे दिन याद आ गए। उसने पहनने के लिए कपड़े निकाले और नहाने चली गई। नहाकर वो जैसे ही बाहर आई, किसी की मजबूत बाहों ने उसे जकड़ लिया। उसे इस स्पर्श की पहचान थी। वो बोली, संग्राम जी, आप कब आए? जब आप नहा रही थी, कहकर उसने उसके कंधे पर किस किया और बोला, आज दिल को सुकून मिला। मेरी तो नींद, मेरा चैन सब तुम्हारे साथ ही चला गया था। तुम आई, सब कुछ वापस आ गया। संग्राम उसके माथे पर आए गीले बालों को पीछे करता हुआ बोला। चलो संग्राम जी, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, छवि बोली। चलो, वो दोनों नीचे आ गए। अरे ओम, तुम्हारा तो मुकेश तो चाचा का भांजा निकला, कब से था वो यहाँ? सिड ओम से पूछ रहा था। ओम ने संग्राम को सीढ़ियाँ उतरते देखा। उसे संग्राम की दोस्ती पर गर्व हो रहा था। उसके दिल में संग्राम के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। संग्राम सर, मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरा विश्वास किया। उस दिन सहस सर की बातों से मैं सच में घबरा गया था। मुझे उनकी फिक्र नहीं थी, मुझे आपका डर था कि कहीं आप भी मुझे बेईमान ना समझ लें। मैंने आपका नमक खाया है, आपके साथ गद्दारी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ओम के आंसू निकल आए। सहस भी उसी वक्त अंदर आया था, उसने सब सुन लिया था। वो ओम के पास आया और बोला, ओम भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप पर ये इल्ज़ाम लगाने से पहले मैंने कुछ नहीं सोचा। इसमें संग्राम भैया का कोई दोष नहीं है, उन्हें आप पर पूरा भरोसा था। अब मुझे भी हो गया है, मुझसे गलती हुई क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता नहीं था। सॉरी, छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। संग्राम ने दोनों को गले लगा लिया और बोला, हमारी ताकत हमारी इकट्ठा रहने में है। जब तक हम सभी साथ हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर्ष और सिड भी भागकर उसके गले लग गए। सबने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। छवि शेरा के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगर आप लोगों का हो गया है तो मेरे तरफ भी ध्यान दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, छवि बोली। अरे आइए आइए, चलिए, आपके लिए स्पेशल खाना तैयार करवाया है हमने, जो दिल करता है वो खाइए। सहस ने दोनों बाहों को फैलाकर डाइनिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। संग्राम उसके कंधे पर बाह रखकर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर चल दिया। हर्ष शेरा से बोला, चलो साले साहिब, आप भी खाना खा लो। सभी हंस पड़े। सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गए। सहस ने मम्मी को वीडियो कॉल की। सहस, छवि का कुछ पता चला? मम्मी उदास सी थी।
हाँ जी मम्मी जी, भाभी को घर ले आए हैं, हम लोग खाना खाने लगे हैं। अब आपके बेटे भूखे रह सकते हैं, पर आपके पोतों को तो खाना खिलाना ज़रूरी है। सहस ने फ़ोन घुमाते हुए मम्मी को बाकी सब दिखाए। छवि कैसी है बेटी, मम्मी ने पूछा। सब ठीक है मम्मी जी, सब ने खूब मेहनत की और हमें बचा लिया। आप परेशान ना होइए, छवि ने मम्मी को हौसला देते हुए कहा। भगवान सदा गम से दूर रखे, मम्मी हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए बोली। आंटी जी मेरा शुक्रिया मत कीजिएगा, वैसे सारा प्लान मेरा ही था। आपकी दोनों बहुओं को उनके चंगल से बचा लाया, सिड बोला। दोनों बहुओं, मम्मी कुछ सोच में पड़ गए। वो मम्मी जी, मीना है ना मेरी फ्रेंड, वो अब सहस की सेक्रेटरी है, मैंने ही लगवाई थी। मेरे साथ उसे भी किडनैप कर लिया था। सभी सहस को मीना का नाम लेकर छेड़ते हैं, इसलिए सिड भैया भी जानबूझकर उसे बहू कह रहे हैं। वैसे मम्मी मैं सोच रही हूँ उसे अपनी देवरानी बना ही लूँ, अच्छी लड़की है, छवि बोली। अच्छा, सहस को कैसी लगती है? सहस सहस, मम्मी सहस को पुकार रही थी। वो कैमरे से बच रहा था और हर्ष उसे कैमरे के आगे धकेल रहा था। हाँ जी मम्मी जी, सहस ने शर्माते हुए कहा। जन संग्राम शरद था तो वो उससे मीना की बात कर लेता था, अब जब उसे पता है कि वो बड़ा भाई है तो वो उससे भी शर्माने लगा था। माँ से तो बात कर ही नहीं सकता था। ये छवि क्या कह रही है, तुझे मीना पसंद है, बना दे उसे तेरी दुल्हन, मम्मी बोली। मैं क्या कहूँ भाभी, बड़ी हैं आप, बड़े हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लो, सहस ने शर्मा कर कहा। संग्राम, सिड, हर्ष, तुम सब क्या कहते हो, मम्मी ने पूछा। करा दीजिए आंटी जी, अच्छा है, सही उम्र में शादी हो जानी चाहिए, सिड बोला। हाँ मम्मी जी, सिड भैया ठीक कह रहे हैं, आप इसकी शादी करा दो, हर्ष बोला। ठीक है, पहले तुम ठीक ठाक घर आ जाओ फिर सोचेंगे। अभी तो हर्ष के लिए भी लड़की देखनी है। चलो बेटा, बहुत खुशी हुई, तुम लोग खाना खा लो, कहकर मम्मी ने फ़ोन काट दिया। कमीने, यहाँ तो मजनू बना फिरता है, मम्मी के सामने ड्रामे करता है, हर्ष ने उसे पकड़कर मस्ती में मारते हुए कहा। ठीक है, चलो खाना खाओ। सबने खाना खाया, फिर वो लोग लिविंग रूम में बैठे बातें करने में बैठ गए। संग्राम छवि को रेस्ट करने के लिए ऊपर बेडरूम में छोड़ने गया। जब हम वहाँ गए ना, मैंने देखा दो मोटे मोटे काले काले गुंडे ऐसे खड़े थे मानो अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हें खा ही लेंगे। पर मैं बिल्कुल नहीं डरा, डरा तो अपना संग्राम भी नहीं, मेरे साथ रहकर बहादुर हो गया है ना। सिड उन तीनों को स्टोरी सुना रहा था कि कैसे उसने चाचा और उनके साथियों को पकड़वाया। वो अपनी सेखी बघार रहा था, तभी उसने संग्राम को आते देखा तो उसने संग्राम की भी तारीफ कर दी। हाँ, तो दो गुंडों को मैंने मारा, दो को संग्राम ने। फिर हम एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाकर उन लोगों को मिलकर धोया, खूब धोया, वो चारों खाने चित्त हो गए। फिर हम अंदर गए, हमारे साथ ही पुलिस भी अंदर आ गई और उन्हें पकड़ लिया, सिड ने सुनाया। मुझे लगा था कि चाचा जिस तरह से काम कर रहे हैं तो कोई आदमी होंगे उसके साथ, पर वो तो यूं ही गली के गुंडे इकट्ठे करी बैठे थे, तभी तो जल्दी पकड़े गए, संग्राम बोला। हाँ भैया, जब मैं उन लोगों को लेकर वहाँ पहुँचा था तब भी वहाँ दो चार ही लोग थे, अगर आप ना कहते तो भी लोगों से भाभीियों के लिए वहीं भिड़ जाता, हर्ष बोला। चलो सब अच्छा हो गया, आप सब चलो रेस्ट करो, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। ओम, तुम यहीं रुकोगे या वापस जाना है, संग्राम ने पूछा। जी घर जाऊंगा, वरना बीबी पूछ पूछ कर बाकी रातों में भी नहीं सोने देगी, ओम हंसते हुए बोला। संग्राम, मैं भी चलता हूँ, मम्मी पापा से मिल लूँगा, बहुत समय हो गया उन्हें देखे, कहकर सिड भी चला गया। दोनों को बाहर तक छोड़ने के बाद हर्ष और सहस अपने अपने कमरे में चले गए। संग्राम ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसने छवि को खुद में ही लिपटे सोते देखा तो वो उसकी बगल में लेट गया और उसकी कमर में बाहें डालकर उसके करीब हो गया। उसे कई दिनों से नींद ही नहीं आई थी। आज जब उसने छवि को बाहों में भरा तो उसे नींद आई। सहस ने कमरे में आकर मीना को फ़ोन किया, पर फ़ोन बंद आ रहा था। तब उसे याद आया कि उसका फ़ोन तो उसके ऑफिस में पड़ा है। तब उसने सोचा कि अब ऐसे ही सोना पड़ेगा। तब उसे याद आया कि मीना के घर लैंडलाइन भी है, उसने उस पर फ़ोन किया। कुछ देर बेल बजने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया तो सहस ने वेट की कि कोई उधर से बोले, सो वो चुप रहा। तभी दूसरी तरफ से उसके पापा की आवाज़ आई। हेलो, कौन है, बोलो भाई, ये मीना के पापा थे। वो घबरा गया, वो बोला, अंकल जी मैं हूँ सहस, मैंने मीना को ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि वो कल ऑफिस ना आए, घर पर ही रेस्ट करे, कहकर सहस ने फ़ोन काट दिया। मीना के पापा रिसीवर की तरफ देखते रह गए। कितना अच्छा बॉस है, अपने वर्कर के लिए इतनी भाग दौड़ की और अब छुट्टी के लिए भी खुद ही फ़ोन करके बता रहा है।
इस मीना को समझाऊंगा कि इससे ढंग से बात किया करे, उस बेवकूफ़ को किसी की कद्र करनी नहीं आती। अगले दिन सुबह जब मीना ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी तो पापा ने आकर बताया, रात में उस सहस का फ़ोन आया था, कह रहा था उसने आज की छुट्टी दी है तुझे, कह रहा था कि तू रेस्ट कर ले। आपने मुझसे बात क्यों नहीं कराई? वो हर वक्त अपनी मर्जी चलाता है। मीना आज ऑफिस जाना चाहती थी, सहस से बहुत सी बातें करनी थी, पर उसने सब चौपट कर दिया। तुझे अक्ल कब आएगी? वो बॉस है तेरा, एक तो उसने खुद फ़ोन करके तुझे छुट्टी दी है, ऊपर से तू नखरे करती है। तमीज़ से पेश आया कर उससे, पापा ने गुस्से से कहा। तब मीना को एहसास हुआ कि पापा के सामने वो क्या बोल गई। वो बात को संभालते हुए बोली, पापा असल में ये मेरी फ्रेंड का भाई है और मेरा क्लासमेट भी रह चुका है, इसलिए ऐसे बात करने की आदत पड़ गई है। बाकी छुट्टी के बारे में मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि आज उसने छुट्टी दे दी तो कल डबल काम करवाएगा, क्योंकि मेरा काम तो मुझे ही करना होगा, फिर पहले ही एक दिन निकल चुका है। कोई नहीं पापा, आप कहते हैं तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, कहकर मीना अपने कमरे में वापस चली गई। संग्राम का घर। सुबह सब नाश्ता करने के बाद यूं ही बैठे बातें कर रहे थे। हर्ष और सहस छवि के पीछे किडनैपिंग का किस्सा सुनने के लिए पड़े हुए थे। भाभी बताओ ना कि क्या हुआ था, उन्होंने आपको कैसे किडनैप किया? समझ लो पुलिस पूछताछ की रिहर्सल है, वो हर्ष बोला। भाभी जी शुरू से एंड तक सारा किस्सा सुनाइए, हमें तो रात भर नींद नहीं आई, अगर बेबी का ख्याल ना होता तो रात ही सारा किस्सा सुनकर सोते, सहस बोला। सुना दो छवि, ये लोग ऐसे नहीं पीछा छोड़ने वाले, संग्राम बोला। उस दिन जब मैं स्कूल में थी तो मुझे किसी का फ़ोन आया। छवि बता ही रही थी कि डोरबेल बजी, सब उस तरफ देखने लगे तो देखा कि मीना आई है। उसने बैठते हुए संग्राम और हर्ष को नमस्ते की और छवि को गले लगाकर बोली, और कैसी है मेरी जान? फिर संग्राम और सहस के तने हुए चेहरे देखकर बात बदलते हुए बोली, वो शेरा भैया कहाँ हैं? वो चले गए, उन्हें काम था, और तुम्हें मैंने रेस्ट करने के लिए छुट्टी दी थी, सहस बोला। छुट्टी थी इसलिए तो यहाँ आ गई, बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। पापा से कहा कि छवि ने बुलाया है तो आने दिया उन्होंने, मीना बोली। तुम दोनों का हो गया है तो मैं भाभी की कहानी सुन लूँ। भाभी जी सुनाओ, हर्ष बोला। फिर सब बैठकर छवि की बात सुनने लगे। हाँ, मैं बता रही थी कि मुझे किसी का फ़ोन आया था कि संग्राम जी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पास इनकी कार की फ़ोटो भी आई जिसमें अगला हिस्सा टूटा हुआ था। मैं घबरा गई और हॉस्पिटल के लिए टैक्सी ली। वो टैक्सी वाले ने मुझे कुछ सुंघा दिया, फिर मुझे तब पता चला जब मुझे होश आया तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ बोली तो वो लोग आपको मार देंगे, छवि बोली। मुझे भी उन्होंने सहस की वीडियो दिखाकर किडनैप किया, सहस को बांध कर बिठाया हुआ था और मुझे धमकाया कि अगर नहीं गए तो इसे मार देंगे, तो मैं उनकी बात मानती रही, मीना बोली। तुम लोग उनके चंगुल से बची कैसे? संग्राम ने पूछा। ये सब मीना की हिम्मत थी, वही मुझे निकाल लाई, छवि ने मीना की तरफ इशारा किया। आप लोगों को एक बात बताऊं, जब इसे मेरे पास लाए तो हम दोनों ने ही एक दूसरे को पहचाना नहीं था। मैंने किसी तरह अपने हाथ खोले, फिर इसके खोल दिए, फिर हम वहाँ से भाग लिए। फिर हमें शेरा भैया मिल गए, हम उनके साथ खाना खाने ढाबे पर रुके, तो वहाँ हमने मुंह हाथ धोया, तब हम एक दूसरे को पहचाने। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती, मीना, जैसे वो सब अब भी देख रही हो। मीना तुम आज फ्री हो ना? तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, चेक कराने जाना है, छवि ने कहा। चलो मैं चलती हूँ, मैं तेरे साथ अंदर चलूँगी। मीना तैयार हो गई। वो तीनों हॉस्पिटल चले गए। उसने रवि को पहले ही फ़ोन कर दिया था। रवि ने पहले ही गाइनो स्पेशलिस्ट को अपने पास बुला लिया था। उसने छवि को चेक किया, फिर उसका अल्ट्रासाउंड करने ले गई। मीना और संग्राम को भी अंदर आने दिया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड देखा। डॉक्टर ने उन्हें स्क्रीन में बेबी दिखाया। तीनों देखकर बहुत खुश हुए। चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बेबी हेल्थी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब छवि के खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना, डॉक्टर बोली। वहाँ से निकलकर वो लोग पुलिस स्टेशन आ गए। वहाँ पुलिस ने उनके बयान लिए। पुलिस ने मनाली पुलिस को भी छवि के मिलने की खबर भेज दी थी। बस अब मैं इन्हें ले जाऊँ, अब और कुछ तो नहीं पूछना। अगर आगे कोई ज़रूरत पड़े तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा, संग्राम ने उसे फ़ोन नंबर देते हुए कहा। ये आपका नंबर है, लेकिन आप तो मनाली जाने वाले हैं, अगर हमें आपसे मिलना हो तो फिर हम क्या करेंगे? पुलिस वाले ने पूछा। फिर ये नंबर लिख लीजिए, ये मेरे छोटे भाई सहस का नंबर है, वो कंपनी में ही मिल जाएगा। मीना भी वहीं मिल जाएगी। इसके अलावा ये 2 नंबर और है, ये मेरे भाई और दोस्त का है, वो भी यहीं रहते हैं।
संग्राम ने सहस, हर्ष और ओम का नंबर देते हुए कहा। इसके बाद वो मीना को उसके घर छोड़ने चले गए। मीना की मम्मी उन्हें मिलकर बहुत खुश हुई। वो संग्राम को देखकर समझ गई थी कि संग्राम बहुत अमीर है। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। आंटी, ये मेरे पति संग्राम, सहस इन्हीं का भाई है, छवि ने बताया। पर जब तुम यहाँ रहती थी तब तुम कहती थी कि सहस तुम्हारा भाई है, मीना की मम्मी ने उसी वक्त कहा। आंटी जी, ये लंबी कहानी है। असल में मेरी इनसे लड़ाई हो गई थी। मैं नाराज़ होकर मनाली चली गई। वहाँ मैं जिस आंटी के घर रही वो सहस की मम्मी निकली। सहस यहाँ कॉलेज में मेरा और मीना का क्लासमेट था। अब वो आंटी मुझे अपनी बेटी मानती थी तो मैं सहस को भाई मानने लग गई। फिर ये मुझे ढूंढते वहाँ आ गए। फिर काफ़ी दिनों बाद इन्हें पता चला कि वो आंटी इनकी खोई हुई मम्मी है और सहस इनका भाई है। सो वो मेरे भाई से मेरा देवर हो गया, पर रहा मेरा भाई ही, छवि ने बताया। अरे वाह, बड़ी ही फिल्मी कहानी है तुम्हारी। क्या खाओगी? ऐसे मौके पर मुंह मीठा कराना बनता है, कहकर मीना की मम्मी रसोई में चली गई। वो दोनों आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। तू बात शुरू कर, मैं तेरा साथ दूंगी, छवि बोली। पागल है, मम्मी मुझे खा जाएगी। तू शुरू कर देना, मैं तेरा साथ दे दूंगी, दोनों एक दूसरे से कह रही थी कि वो बात शुरू करे। इतने में आंटी मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहकर मीना खिसकने लगी। 1 मिनट मीना, तुम बैठो ज़रा। संग्राम ने उसे जाने से रोक दिया और उसकी मम्मी से बोला, आंटी जी, मैं अपने भाई सहस के लिए आपकी बेटी मीना का हाथ मांगता हूँ। छवि और मीना ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। बेटा, ये क्या कह रहे हो आप? कहाँ हम, कहाँ आप? बेटे, इसके पापा से बात करने से पहले मैं ही तुम्हें बता दूं कि इसके पापा एक सरकारी नौकरी करते हैं। बेशक हमारी एक ही बेटी है, पर हम इसे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। हाँ, शादी ज़रूर धूमधाम से करेंगे, मीना की मम्मी ने हाथ जोड़कर कहा। आंटी जी, आप ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा ना करें। आप बस मीना को 2 कपड़ों में भेज देना, छवि ने आंटी जी के हाथों को ऊपर से पकड़कर कहा। ठीक है बेटा, मैं इसके पापा से बात करूंगी, फिर तुम्हें बता दूंगी, आंटी बोली। ठीक है आंटी जी, असल में हम लोग कल वापस मनाली जा रहे हैं। आप हमें बता दीजिएगा, हम बारात लेकर आ जाएंगे, संग्राम बोला। फिर वो लोग चाय पानी पीकर वापस घर आ गए। छवि को घर छोड़कर संग्राम कंपनी चला गया। छवि ने मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी जी, कैसे हो? ठीक हूँ, तू बता, जा आई हॉस्पिटल? क्या बताया डॉक्टर ने? मम्मी ने चिंता से पूछा। सब ठीक है मम्मी जी, हम लोग कल वापस आ रहे हैं आपके पास, छवि ने बताया। बेटा, सफ़र में ध्यान रखना, आलतू फालतू कुछ मत खाना। डॉक्टर से पूछना था कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, मम्मी ने कहा। हाँ जी मम्मी जी, डॉक्टर से डाइट चार्ट ले लिया है, उसमें सब दिया है। और मम्मी, मौली कैसी है? मौली भी ठीक है, उसकी राजू से शादी तय हो गई है। दोनों के परिवार तो जल्दी शादी करना चाहते थे, पर राजू और मौली ने कहा कि आप लोग आओगे तब शादी करेंगे। अब तुम लोग आ जाओगे तो वो जल्दी ही शादी कर लेंगे, मम्मी बोली। कुछ देर बात करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मम्मी ने मौली को बताया, मौली, छवि का फ़ोन आया था, वो लोग कल आ रहे हैं, तैयारी कर लेना, आप शादी की तारीख भी फिक्स कर लेना। हाँ मैडम जी, मैं राजू से बात करती हूँ। और मैडम जी, सहस भैया और हर्ष भैया को भी शादी में बुलाना है, मौली बोली। हाँ, तू तारीख तो फिक्स कर, हम उन्हें भी बुला लेंगे, मम्मी बोली। अहमदाबाद शाम को छवि ने सहस और संग्राम के आने पर उन्हें मौली की शादी की बात बताई। चलो अच्छा है भैया, फिर हम भी आपके साथ ही चले, मौली की शादी तो अटेंड करनी है, सहस बोला। मुझे पता है, जो तुझे शादी अटेंड करने की जल्दी पड़ी है, हम मम्मी से खुद ही बात कर लेंगे, तुझे हम फ़ोन करके बता देंगे, संग्राम ने सहस को छेड़ते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। मैं भी हैरान हो गई थी कि इसे मौली की शादी की चिंता कब से होने लगी। मम्मी से जो भी बात करनी है मुझे बता दो, मैं कर लूँगी। जब हम मीना की मम्मी से बात कर सकते हैं तो उनसे भी बात कर लेंगे, छवि भी बात समझने के बाद सहस को छेड़ते हुए बोली। आप दोनों भी अजीब बात करते हो। मैं मौली की शादी अटेंड करने की बात कर रहा हूँ और आप दोनों कुछ की कुछ कहे जा रहे हो, सहस ने शर्माते हुए कहा। चलो ठीक है, फिर हम मीना की मम्मी को कह देंगे कि इसे तो शादी की कोई खुशी ही नहीं है, संग्राम ने फिर छोड़ा। अरे, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कुछ बोला ही नहीं, आप भी बात कहाँ से कहाँ ले जाते हो, सहस संग्राम से बोला। चलो ठीक है, नहीं कहते उसकी मम्मी से, नहीं कहते, खुश? अच्छा, मम्मी भी कह रही थी कि मौली शादी की तारीख फिक्स होने के बाद हर्ष और सहस को बुला लेंगे, छवि बोली।
भाभी जी ठीक है, आप ज़्यादा मत सोचिए, यहाँ बैठिए, मैं चाय के साथ पकौड़े बनाने के लिए कहता हूँ। सहज छवि को सोफे पर बिठाकर किचन की तरफ चला गया। ऐसे परिवार के साथ कितना अच्छा लगता है, संग्राम छवि के पास बैठते हुए बोला। दिमाग खराब कर दिया मेरा, इन्हें कारें दे कौन देता है, मेरी प्यारी कार का शीशे का कबाड़ा कर दिया। हर्ष बोलता हुआ आया। मैं तो खुद इन पापा की परियों के कार या स्कूटर चलाने के सख्त खिलाफ हूँ। आप कार की बात करते हैं, ये तो ट्रक को देखकर भी पीछे नहीं होती, फिर उल्टा हम ही से लड़ने लगती हैं, शेरा बोला। अरे भैया जी आप कब आए, छवि ने शेरा को देखते ही पूछा। मैं दिन में आ गया था, हर्ष भाजी ने बुला लिया तो इनके पास चला गया था। बहन एक बात कहूँ, आप मुझे भैया की जगह वीर जी कहा करो, हमारे यहाँ भैया को वीर कहते हैं, सुनकर अच्छा लगेगा, शेरा ने छवि के पास बैठते हुए कहा। ठीक है वीर जी, फिर किचन की तरफ मुँह करके बोली। सहज 2 कप चाय और कह देना। हर्ष भी सोफे पर बैठ गया। तुझे किस पापा की परी ने परेशान कर दिया, संग्राम ने पूछा। क्या बताऊं भैया, मैं आ रहा था ना, मैंने देखा सामने से एक एक्टिवा बल खाती सी आ रही है। मैंने उन्हें दूर से ही देख लिया, एक लड़की चला रही थी और दूसरी उसके पीछे बैठी थी। मुझे उन्हें देखकर ही अंदाज़ा हो गया कि वो ज़रूर टक्कर मारेंगी। मैंने कार साइड में लगाकर बंद कर दी और उनके निकलने का वेट करने लगा, लेकिन वो कैसे रुकती, वो सीधा आकर मेरी कार से टकरा गई। आप मानोगे, रॉन्ग साइड से आकर मेरी कार से टकराई और टक्कर इतनी ज़ोर से मारी कि पीछे बैठी लड़की उछलकर कार के अगले शीशे पर गिरी और शीशे में क्रैक आ गया। बहुत गुस्सा आया, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली है, अगर ना करता तो मुझे ही फंसा देती। हर्ष ने एक ही सांस में सब बता दिया। तुमने उनसे रिपेयर कराने को कहना था, सहज कमरे से आते हुए बोला। छोड़ो, क्या करना है, पैसे लेकर क्या करोगे, छवि बोली। छवि बात पैसों की नहीं है, अगर आज उन्हें हम छोड़ देंगे तो वो कल फिर ऐसी गलती करेंगे, इसलिए थोड़ा सबक सिखाना ज़रूरी था, संग्राम बोला। मैंने कहा था उन्हें, पुलिस ने कल बुलाया है थाने, बाकी कल देखते हैं, लीगल एडवाइज़र को साथ लेकर जाऊंगा, हर्ष बोला। तभी नौकर चाय पकौड़े लेकर आ गया। उन लोगों ने साथ बैठकर पकौड़े खा रहे थे, तभी सीड अंदर आया। वाह भाई, क्या खुशबू आ रही है, क्या खाया जा रहा है अकेले अकेले, सीड अंदर आते हुए बोला। उसने आते ही पकौड़े उठाकर खा लिए, फिर बारी बारी से सबसे हाथ मिलाया। अब आया है, कल की तैयारी कर ली, संग्राम ने पूछा। तैयारी क्या करनी है, जो सूटकेस लाया था वही वापस ले जाऊंगा। अरे हाँ, ये मम्मी ने भाभी के खाने के लिए आम का अचार भेजा है, उसने अचार का डिब्बा छवि को पकड़ाते हुए कहा। शेरा अगर फ्री हो तो हमारे साथ मनाली चलो, संग्राम शेरा से बोला। मैं फ्री तो हूँ, अगर कुछ सामान लेकर जाना है तो मैं ट्रक ले चलता हूँ, शेरा बोला। हाँ ये ठीक है सहस, ऐसा करो इसे फैक्ट्री ले जाओ, वहाँ से ट्रक में ले जाने वाला माल रखवा देना, संग्राम ने सहस से कहा। फिर शेरा से पूछा, शेरा तुम सुबह चलोगे तो ट्रक वहीं छोड़ देना, सुबह माल भरा कर चल पड़ना। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, अभी माल रखा कर निकल लेता हूँ, कल दोपहर तक पहुँच जाऊँगा, तब तक आप लोग भी पहुँच जाओगे, शेरा बोला। चलो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे सीड, हम भी सहज के साथ चलते हैं, जो जो कपड़ा लेना है वो चूज कर लेंगे, संग्राम बोला। ऐसा करो वीर जी, आप फिर खाना खाकर जाना, रास्ते में कहाँ खाओगे, छवि किचन की तरफ जाते हुए बोली। अरे नहीं बहन, ये चाय पकौड़े खा लिया, आप कुछ और ना खाया जाएगा, शेरा बोला। फिर वो सहज के साथ जाने लगा तो छवि ने एक डिब्बा पकड़ते हुए कहा, वीर जी ये लो कुछ पकौड़े डाल दिया है, रास्ते में खा लेना। छवि उसे डिब्बा पकड़ाते हुए बोली। शेरा ने डिब्बा लेते हुए बोला, देखा बहन होने का फ़ायदा हो गया। उसने छोटू को फ़ोन करके कंपनी पहुंचने को कहा। सभी कंपनी चले गए, हर्ष भी उनके साथ चला गया। छवि ने अपने साथ ले जाने के लिए सामान पैक किया, उधर उन्होंने सारा सामान ट्रक में लोड कराया। फिर शेरा ट्रक लेकर मनाली के लिए निकल पड़ा। अगले सुबह सहस और हर्ष सिर संग्राम और छवि को एयरपोर्ट छोड़ आए। उन्होंने प्लेन ले लिया। छवि और संग्राम एक साथ बैठे थे, जबकि सीट की सीट थोड़ी दूरी पर थी। उसकी बगल में एक लड़की बैठी थी, उसे प्लेन में बैठने से डर लगता था। जैसे ही प्लेन उड़ा वो डर के मारे कांपने लगी। मैडम आपको क्या हुआ, सिड ने पूछा। मुझे डर लगता है, वो धीरे से बोली। सिड ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, देखिए डरते नहीं हैं, आसपास इतने लोग बैठे हैं, वो देखिए छोटी सी बच्ची बैठी है,
कोई नहीं डर रहा, लाइए मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, तब आपको डर नहीं लगेगा, सिड ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। सिड ने उसे बातों में लगा लिया तो वो लड़की भूल गई कि वो प्लेन में है। वो भी मस्त होकर सिड से बात करने लगी। मैं ना मनाली जा रही हूँ, वहाँ मेरी दादी रहती हैं, हम लोग कभी कभार छुट्टियों में ही जाते हैं। हम हिमाचल में ही रहते थे, वहाँ से हम ट्रेन में चले जाते थे। अब मेरी वहाँ जॉब लग गई है, सो जाना पड़ रहा है। पहली बार प्लेन से जा रही हूँ, आगे से कभी नहीं जाऊँगी, वो बोली। जॉब के लिए बधाई हो, क्या नाम है आपका? मनाली में कहाँ जॉब मिली है? सिड ने पूछा। मेरा नाम वन्या है, मुझे टूरिज्म डिपार्टमेंट मनाली में टूरिज्म अफसर की जॉब मिली है, वहीं जा रही हूँ। मेरे पापा भी वहाँ काम करके गए हैं, वहीं दादी के पास ही रहूँगी, उसने बताया। बहुत ही यूनिक नाम है आपका, हमारी भी वहाँ कंपनी है, मिलते रहेंगे, सिड बोला। अच्छा, किस चीज़ की कंपनी है? वन्या ने पूछा। हम शर्ट्स बनाते हैं, ये शर्ट हमारे ब्रांड की ही है, उसने अपने शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, ये आपका ब्रांड है, ये तो काफ़ी फेमस है, वन्या ने हैरान होकर कहा। वो लोग ऐसे ही बातें करते रहे। संग्राम ने सिड की तरफ देखा और बोला, ये बड़ा ही फ्लर्टी बंदा है, जहाँ लड़की देखी नहीं शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा है तो इनकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? अब तक तो शादी भी हो जाती, छवि बोली। फ्लर्ट करता रहता है, सीरियस नहीं होता ना, इसलिए ही कोई लड़की ज़्यादा देर साथ नहीं रहती, इसे जल्दी छोड़ देती है, संग्राम बोला। तो आप इसे समझाते क्यों नहीं? बहुत समझाया पर इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, संग्राम बोला। इस बार मैं समझा कर देखूंगी, शायद मान जाए, छवि बोली। करीब 2.5 घंटे में वो मनाली पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उतरकर सिड ने वन्या को छवि और संग्राम से मिलाया। उन्होंने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। वन्या को लेने उनके डिपार्टमेंट से कार आई थी, वो उन लोगों को बाय करके चली गई। सिड उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। इन्हें लेने राजू आया था, उन्होंने राजू को शादी की बधाई थी और फिर घर आ गए। मम्मी उस दिन स्कूल से जल्दी घर आ गई थी, उन्होंने मौली के साथ मिलकर इनके पसंद का खाना बनाया था। दरवाज़ा खोलते ही मम्मी छवि से लिपट गई। मेरी बच्ची, कैसी है तू? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने भगवान को इतना याद तो सारी उम्र में नहीं किया जितना उन 2 दिनों में किया। आखिर उसने मेरी सुन ही ली। तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। छवि को सोफे पर बिठाकर मम्मी किचन में खाने को कुछ लेने गई और एक प्लेट में राजमा चावल लाकर छवि को खिलाने लगी। संग्राम और सिड चुपचाप आकर बैठकर ये सब देख रहे थे। संग्राम बोला, मम्मी लगता है आप भूल गई हैं, मैं आपका बेटा हूँ, ये नहीं। तू चुप कर, बेचारी ने सारे सफ़र में कुछ नहीं खाया होगा, भूख लगी होगी इसको, मम्मी उसे पानी पकड़ाती हुई बोली। मम्मी भूख तो हमें भी लगी है, संग्राम फिर बोला। रुक जाओ, मौली अपने घर गई है, वापस आती हो गई, वो तुम्हें खाना डालकर दे देगी, मम्मी बोली। सुना था मूल से ब्याज प्यारा होता है, आज देख भी लिया। आने वाले बच्चे के चक्कर में आंटी अपने बेटे को ही भूल गई, सिड बोला। संग्राम ने गहरी सांस लेकर हामी भरी। मौली वापस आई तो वो भी छवि की खातिरदारी में लग गई। सिड और संग्राम खुद से ही लेकर खाने लगे। संग्राम को अंदर से खुशी हो रही थी कि सब छवि का ध्यान रख रहे हैं। खाना खाकर सिड और संग्राम राजू के साथ कंपनी चले गए। दीदी जी आप बताओ क्या हुआ था, आप उनके साथ क्यों चली गई थी? मौली ने पूछा। अरे इसे आराम कर लेने दे, फिर बाद में बात कर लेना, मम्मी ने मौली से कहा। कोई नहीं मम्मी जी, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, इतने दिन बाद मिले हैं, बैठिए मैं बताती हूँ। उस दिन जब आप प्रेयर में थी मुझे किसी का फ़ोन आया था, उसने कहा कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं घबरा गई, उन्होंने कार की फ़ोटो भी भेजी थी, मैं उसी समय टैक्सी करके हॉस्पिटल की तरफ चल दी। उस टैक्सी वाले ने मुझे कुछ सुंघा दिया और मुझे अहमदाबाद ले गए। मम्मी ये सब चाचा जी ने किया था, वहाँ मेरे साथ एक लड़की और थी, मीना, उसी ने मुझे वहाँ से भागने में हेल्प की। फिर हमें शेरा वीर जी मिल गए। अरे हाँ, मैं वीर जी को फ़ोन करना पूछना तो भूल ही गई, मैं बाकी की कहानी फिर सुनाती हूँ, पहले शेरा वीर जी को फ़ोन कर लूँ, कहकर उसने शेरा को फ़ोन लगाया। वीर जी कहाँ पहुँचे आप? छवि ने पूछा। मैं मनाली पहुँच गया हूँ, कंपनी में सामान उतार रहा हूँ, जीजा जी मिल गए हैं, शाम को उनके साथ ही घर आऊँगा, शेरा बोला। ठीक है वीर जी, मैं इंतज़ार करूँगी, कहकर छवि ने फ़ोन बंद किया। फिर मम्मी से बोली, मम्मी जी वीर जी इनके पास कंपनी में पहुँच गए हैं, शाम को यहाँ आएंगे। मौली तब तक रसोई का काम निपटा कर वापस आ गई थी। अब बताओ दीदी फिर क्या हुआ? मौली बोली। हाँ कहाँ थी मैं?
हाँ, फिर हमें वीर जी मिल गए। उन्होंने हमें राजस्थान में एक मौसी के घर रखा। वहीं तेरे जैसी एक लड़की चकोरी भी थी। उनके साथ एक रात उनके पास रुके, फिर अगले दिन वीर जी हमें घर ले आए। बस इतनी सी कहानी है। मम्मी, एक बात और बताऊं, हमने मीना की मम्मी से साहस और मीना के रिश्ते की बात चलाई है। देखते हैं क्या बनता है, छवि ने बताया। चल मौली, रात के खाने की तैयारी कर लें। सेरा घर आएगा, उसने अपनी छवि और हमारी बेबी की जान बचाई है। उसकी अच्छी आवभगत करनी होगी। ऊपर से वो छवि का भाई हो गया है, तो वो पहला आदमी होगा जो इसके मायके से आएगा। मम्मी मौली से बोली। फिर छवि से बोली, छवि जा, तू तब तक थोड़ा आराम कर ले, वो आ जाएगा फिर बैठना पड़ेगा, थक जाएगी। चल मैं ही छोड़ कर आती हूँ, अंदर तू खुद से नहीं जाने वाली। उन्होंने छवि को पकड़कर उसके बेडरूम में ले जाकर लिटा दिया। फिर उसे चादर ओढ़कर दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। छवि कुछ ही देर में सो गई। शाम 6 बजे संग्राम और सीड आ गए। छवि तब तक उठकर अपने कपड़े बदलकर मम्मी और मौली का किचन में हाथ बटा रही थी। उसने सेरा को उनके साथ ना देखकर पूछा, संग्राम जी, वीर जी नहीं आए? वो तो कह रहे थे कि आपके साथ आएंगे। हाँ, उसे कोई काम था, कह रहा था कि आप लोग चलो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। संग्राम बोला। छवि ने ओके में सिर हिला दिया। उसे लगा कि सच में कोई काम होगा। संग्राम और सेठ पानी पीने के बाद कपड़े बदलने चले गए। कुछ देर बाद बेल बजी। छवि ने सोचा कि सीट कपड़े आया होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गई। सामने सेरा था। उसने ग्रे रंग का सफारी सूट के साथ लाल रंग की पगड़ी बांध रखी थी। छवि ने हमेशा उसे मैले से कुर्ते पैजामे में ही देखा था और सिर पर उसने परना बांधी होती थी। आज उसे ऐसे देखकर वो हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके भाई की इतनी पर्सनालिटी है। वो उसके गले लग गई और बोली, वीर जी, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहली बार बहन की सास से मिलना है, थोड़ा तो बन के आना ही था। तेरी सास तुझे कह ना सके कि तेरा भाई तो गंदा सा है। और पता है, मैं टैक्सी से आया हूँ, ट्रक नहीं लाया। कहकर सेहरा ने बाहर टैक्सी से कई बैग निकाले और छवि के साथ अंदर आ गया। मम्मी आकर उसे देखने लगी और सोचने लगी, ये तो किसी अच्छे घर का लगता है। और छवि से ट्रक ड्राइवर कह रही थी। वो उनके पास आई तो छवि ने सेरा को बताया, वीर जी, ये मेरी मम्मी जी हैं और मम्मी जी, ये मेरे वीर जी हैं। सेरा ने उठकर उनके पैर छुए। मम्मी ने आशीर्वाद दिया और हाथ जोड़कर बोली, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुमने हम पर जो एहसान किया है उसके बदला हम उम्र भर नहीं उतार सकते। अरे नहीं आंटी जी, आप ऐसा न कहें, ये मेरा फ़र्ज़ था, सो मैंने निभाया और इसका इनाम भी मैंने लाल के साथ साथ मिल गया, इस बहन और परिवार के रूप में। सेरा बोला। तभी अंदर से संग्राम कपड़े बदल कर आ गया। वो भी सेरा को देखकर हैरान रह गया। अरे वाह सेरा, ये तू है, कमाल कर दिया दोस्त, तू तो बड़ा ही रौबदार लगता है, अलग ही बंदा लग रहा है। संग्राम कुछ कहता उससे पहले ही बाहर से आधा सीट बोल पड़ा। सेरा शर्मा कर मुस्कुरा दिया। फिर सेरा ने एक बैग उठाकर मम्मी को दिया। मम्मी मना कर रहे थे पर वो बोला, आंटी जी, मैं छवि के मायके से हूँ, पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लाया, जितना हो सका किया है, मेरा मान समझ कर रख लीजिए। छवि ये तेरे लिए, जीजा जी ये तुम्हारे लिए, आंटी जी ये हर्ष और सहज के लिए, और सीट वीर जी ये आपके लिए। छवि, ये वो क्या नाम बताया था तूने? वो राजू की बहू के लिए। छवि ने मौली को आवाज़ लगाई और सिरा ने एक बैग उसे दे दिया। वीर जी, ये सब ठीक नहीं किया आपने इतना क्यों किया? छवि बोली। कोई नहीं छवि बहना, मेरा कौन सा कोई अपना परिवार है, अब तक बहुत कमाया है, अब जाके खर्च करने का मौका मिला है, सेरा बोला। फिर सबने मिलकर डिनर किया। सेरा, अभी यहाँ 1-2 दिन का काम है, आप ऐसा करना, यहाँ रुक जाना सीट के साथ, ये सामने वाला भी अपना घर है, सीट वहीं रहता है, फिर 2 दिन के बाद जहाँ जाना हो चले जाना, संग्राम बोला। मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ भला, जैसी आपकी मर्जी, सेरा बोला। सेरा और सीट के जाने के बाद मम्मी, छवि और संग्राम बैठे बातें कर रहे थे। मम्मी बोली, देखो छवि बेटा, इसने बहुत खर्च किया है, सच में तेरे भाई का फ़र्ज़ निभाया है, पर हम भी उसे खाली नहीं जाने देंगे। ऐसा करना संग्राम, उसके लिए पैंट शर्ट और पगड़ी ला कर देना, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट दे देंगे। ठीक है मम्मी जी, वो मेरे से छोटा है तो मैं भी उसे अपनी ओर से शूज़ ले दूँगा, संग्राम बोला। हाँ बेटा, ऐसा ही करना, बहुत ही अच्छा इंसान है।
भगवान के दुआ से ऐसे नेक लोग मिलते हैं। रात बहुत हो गई है, अच्छा जाओ, तुम दोनों भी आराम करो। छवि को ले जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ, कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। छवि और संग्राम भी अपने कमरे में आ गए। छवि, आज पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, वो तुम्हें बुला रहे थे तुमसे पूछताछ करने के लिए। मैंने कह दिया था कि हम कल आएंगे, अब सुबह तैयार हो जाना, संग्राम ने छवि को बताया। फिर उसने छवि को समझाया कि पुलिस क्या पूछेगी, इसे कैसे जवाब देना है। वो लोग बेड पर बैठे बैठे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर छवि को नींद आने लगी। छवि आंखें बंद करने लगी। संग्राम ने उसके माथे पर और उसकी दोनों पलकों को चूम लिया। छवि की शरीर सिहर गया और वो संग्राम के सीने में और सिमट गई। छवि को जल्द ही नींद आ गई। अगली सुबह छवि भी संग्राम के साथ तैयार हो गई। उसने मम्मी जी को बताया कि वो लोग थाने जा रहे हैं। मम्मी बोली, संग्राम तुम लोग वहाँ क्यों जाओगे, उन्हें यहीं बुला लो। छवि की ऐसी हालत में कहाँ घुमाते फिरोगे, उन्हें बता दो, वो घर आकर बयान ले जाएंगे। ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं, मैं अभी फ़ोन करके उन्हें कह देता हूँ, कहकर संग्राम ने थाने में फ़ोन करके पुलिस वालों को घर आकर छवि से बयान लेने को कहा। वो मान गए और करीब 10 बजे पुलिस वाले आए। उन्होंने छवि और संग्राम से पूछताछ की। थैंक यू छवि जी, अब हम लोग चलते हैं, कहकर वो लोग चले गए। संग्राम भी सिड और शेरा के साथ कंपनी चला गया। अहमदाबाद। अगले दिन हर्ष उन लड़कियों से मिलने गया। उनके साथ उन दोनों के पेरेंट्स भी आए थे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें हर्ष से माफ़ी मांगने को कहा तो दोनों ने माफ़ी मांग ली। फिर उनके पापा बोले, हर्ष जी जितना नुकसान हुआ है हम देने को तैयार हैं। देखिए सर, टोटल 20,000 के करीब का खर्च आया है। सर, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हर्ष ने कार मैकेनिक का दिया हुआ बिल उन्हें देते हुए कहा। फिर उन्हें साइड में ले गया। देखिए, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान का दिया बहुत कुछ है। मैंने ये भी आपकी बच्चियों को सबक सिखाने के लिए किया है। खर्च तो 7,000 के करीब ही हुआ है। ये लीजिए 20,000 उनके सामने दे दीजिएगा और उन्हें सबक ज़रूर सिखाइएगा, हर्ष बोला। हर्ष जी, आपका सच में थैंक यू। हम मिडिल क्लास वालों के लिए 20,000 भी देना मुश्किल हो जाता। आप चिंता न कीजिए, अब उन्हें एक्टिवा चलाने ही नहीं देंगे, कहकर वो लोग उनके पास आ गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।